हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इनो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका BSDLA 138 का यूनिट 11 ले लेते हैं। ब्लॉक 2 है और इसमें हम ले लेते हैं आज जीवनी। हालांकि जीवनी तो हमने पढ़ चुकी है, सभी चीजें पढ़ चुकी है। इसके बाद का जो यूनिट 12 होगा वो संस्मरण होगा, वो होगा आपका महादेवी वर्मा का। जीवनी है निराला का, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनता है निराला जी के बारे में। जीवनी यानी निराला की जीवनी का एक अंश ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे? हिंद जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। पढ़ते पढ़ते बोर से हो गए, आपको भी लग रहा होगा ना बार बार, लेकिन अच्छा है, बार बार पढ़ा रही हूँ तो रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो चीज माइंड में आपके आ रही है और आपको याद रहेगा, ठीक है ना। फिर जीवनी की संरचना और विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जीवनी की संरचना और विशेषताएं और निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण, प्रतिपाद और भाषा शैली, सिर्फ इसमें हम इतना देखेंगे, ठीक है। तो ये निराला जी की जीवनी का एक अंश है और इस जीवनी के लेखक है रामविलास शर्मा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, करिए तभी मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मैं देख रही हूँ आप लोगों को, आप लोग लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जो घंटी जैसा होता है। जैसे मैंने वीडियो डाला तुरंत आपको मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ओके। तो ये जीवनी जो है किसकी है? निराला जी की है, लेकिन उसका उनकी जीवनी का एक अंश है, एक पार्ट है। लेखक इसके रामविलास शर्मा है। इस पाठ में जो शर्मा जी है वो बता रहे हैं कि निराला जी के जीवन के उन महत्वपूर्ण प्रसंगों पर प्रकाश डाल रहे हैं, ठीक है। और जिनसे एक अक्खड़ ग्रामीण युवक से एक विख्यात कवि के रूप में उदय हुआ, ठीक है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य में गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी आधुनिक युग में हुआ। और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के क्रूर दमन के बाद भी हिंदी प्रदेश में वैचारिक अभिव्यक्ति के साधनों की खोज के क्रम में गद्य के अनेक रूप सामने आए, ठीक है। गद्य के बहुत सारे रूप है, हमें पता है। उपन्यास, कहानी, निबंध, लेखक, विधायक जो है इसके रूप ही तो है ना, ये सब गद्य के क्या है? रूप ही है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि गद्य के विभिन्न रूपों के विकास के कारण ही भारतेंदु युग को गद्य काल कहा जाता है। स्वाधीनता के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के दौर में देसी विदेशी महापुरुषों का संस्मरण इस लड़ाई के लिए एक अनिवार्य कार्यभार के दौर में स्वीकार किया गया, ठीक है। तो अपने संक्षिप्त जीवन काल में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन वृत्त लिखे हैं, जैसे विक्रम, कालिदास, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य का महाकवि सूरदास आदि के जीवन के वृत्त लिखे थे। उन्होंने शुकरात, नेपोलियन तृतीय और लॉर्ड मेयो आदि के जीवन चरित्र भी लिखे हैं, ठीक है। तो अपने समय में प्रचलित मुस्लिम विरोधी विचारधारा के विरुद्ध भी वो सक्रिय हस्तक्षेप करते दिखाई दिए थे, ठीक है। तो थोड़ा उनके बारे में यहाँ पे था। जीवनी और अन्य गद्य विधाएं देख लेते हैं। तो जीवनी और अन्य गद्य विधाएं क्या है? जीवनी हम बता चुके हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, यानी जो लेकर लिखने वाला होता है किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है, ठीक है। तो उसे जीवनी कहते हैं। आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखना, जीवनी किसी दूसरे के बारे में लिखना, ठीक है। ओके। तो साहित्य में जीवनी से मिलते जुलते जो मिलता जुलता जो रूप है वो आत्मकथा का है। तो जीवनी और आत्मकथा दोनों में ही समानते किसी महत्वपूर्ण अपने क्षेत्र उल्लेखनीय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ही रचना का आधार बनाया जाता है। तो जीवनी में जीवन इस आधार सामग्री को कोई दूसरा व्यक्ति प्रस्तुत करता है, यानी जब किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब लिखा जाए जीवन के बारे में, तो जीवनी कहलाती है, ठीक है ना। और आत्मकथा में कथा जो होता है जीवन का पर्याय होता है, यानी लिखने वाला खुद अपने बारे में जब लिखे तो वो आत्मकथा कहलाता है, ठीक है, जिसका वह खुद का जीवन होता है। तो इन दोनों ही साहित्यिक रूपों में समानतः संपूर्ण जीवन को ही आधार सामग्री माना गया है। और हिंदी में एक और राहुल सांकृत्यायन और बच्चन की आत्मकथाएं कथा के रूप में उल्लेखनीय, वही अमृत राय की प्रेमचंद, कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा कृष्णराला की साहित्य साधना, क्योंकि ये जीवनी है जो दूसरों के बारे में लिख रहे हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित शरद चंद्र की जीवनी, आवारा मसीहा, कुछ ऐसे ही जीवनी के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन को ही आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किए जाने के उदाहरण भी मिलते हैं, ठीक है ना। ओके। जैसे विष्णु शर्मा ने मुक्तिबोध की जीवनी को मुक्तिबोध की आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत कर दिया था। जनरली आत्मकथा खुद व्यक्ति लिखता है, लेकिन उन्होंने मुक्तिबोध की आत्मकथा के रूप में जीवनी को प्रस्तुत कर दिया था, ठीक है। ओके। तो ये जीवनी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक दो जीवनियां याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके। अब संस्मरण में क्या होता है? संस्मरण में समानतः उस व्यक्ति का स्मरण होता है जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है।
जाना माना एक व्यक्ति होता है, और उसे जो मतलब पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में हो, जो यादों में रहता है। तो इसमें जीवनी और रेखाचित्र के तत्वों का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग होने पर मुख्य बल मिलता है। लेखक के निजी संबंध और संपर्क पर ही ये होता है क्या, संस्मरण। हम आपसे मिलेंगे, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, हमने बातें की, ठीक है ना, यादें ताजा की। अब कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ आपसे मुलाकात का, तो क्या होगा, वो आपकी बातों को याद करना चाहती हूँ, कुछ पल, कुछ चीजें जो है, कुछ बातें हैं मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, तो संस्मरण हो जाएगा। वो पास्ट था, वो गुजर चुका, लेकिन मैं आपसे प्रत्यक्ष तौर पे मिली और आपने मुझे कुछ बातें बताई, अब मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, संस्मरण हो गया। तो अपने संपर्क के आधार पर ही लेखक उस व्यक्ति के जीवन के किसी विशिष्ट पहलू का आकलन और पुनर्सर्जन करता है, यानी पुनः सर्जन, यानी पुनः उसको लिखता है, रचना करता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। और कभी कभी यह आकलन मतभेद और विवाद का कारण भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि लेखक अपनी दृष्टि से ही उस व्यक्ति विशेष को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। जैसे मंटो मेरा दुश्मन, इस तरह के विवादास्पद संस्मरणों का एक महज सुलभ उदाहरण माना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये संस्मरण हो गया। चलिए, क्योंकि स्मृति लेख के आधार पर लिखे जाते हैं। जीवनी की संरचना और विशेषताएं देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट में हो सकता है। तो जीवनी शब्द जीवन से बना है और जिसमें व्यक्ति के जीवन वृत्त का वर्णन होता है। अंग्रेजी की बायोग्राफी से लिया गया है और यही अर्थ भी देता है बायोग्राफी। बायो मतलब जीवन, ग्राफी का मतलब वर्णन होता है। तो जीवन चरित्र में एक और जीवन की स्थूल बाह्य घटनाएं होती है, कुछ रोचक विस्मयकारी होती हैं, और दूसरी ओर किसी दूसरे व्यक्ति के चरित्र की कुछ विशेषताएं होती है जो पाठक को प्रेरणादायक बनाती हैं। और जीवनी की जीवन की प्रमुख घटनाओं के माध्यम से व्यक्ति के आंतरिक मानसिक विकास का चित्रण किया जाता है। तो जीवनी में बाह्य और आंतरिक सामंजस्यपूर्ण चित्रण, बाह्य और आंतरिक, बाह्य का और आंतरिक का चित्रण होता है, ठीक है। तो ये जीवनी होगी, जीवनी की संरचना और इसकी कुछ विशेषताएं हो गई, ठीक है ना। ओके, अब जीवनी की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या होंगी। आदर्श चरित्र, सबसे पहले जो विशेषता इसकी है ना, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आदर्श चरित्र। चलिए अब इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पर। तो आदर्श चरित्र, आदर्श चरित्र में जीवनी उसी व्यक्ति की लिखी जाती है जिसकी चारित्रिक विशेषताएं हों और लोग उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा ग्रहण सकें। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक तरह से कोई अच्छा व्यक्ति, यानी कोई जाना माना व्यक्ति, कोई स्टारडम जो व्यक्ति हो, जो एक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स वाले जो लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, जो ख्याति प्राप्त किए हुए लोग होते हैं, उन लोगों की जीवनी लिखी जाती है। तो आमतौर पर इतिहास में प्रसिद्ध और अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की जीवनी लिखी जाती है, ठीक है ना। आधुनिक युग में इस नजरिए में कुछ परिवर्तन आया है, साहित्य में आम आदमी द्वारा आम आदमी के लिखने का बल मिलता है, ठीक है। तो उन लोगों में भी, नए युग में उन लोगों की भी जीवनी लिखी जाती है जो ख्याति प्राप्त नहीं है, जो फेमस नहीं है। तो आदर्श चरित्र होना जरूरी है जीवनी के लिए। प्रामाणिकता, जीवनी का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब तथ्य और घटनाक्रम प्रामाणिक हो, यानी सही हो, झूठे ना हो। तो यहाँ कथा साहित्य होगा। यदि झूठे होंगे, प्रामाणिक नहीं होंगे, प्रमाण नहीं है उसका कुछ भी, जो बातें उसमें लिखी गई हैं, तो वो कथा साहित्य यानी कहानी की तरह हो जाएगा। तो जिसमें आदर्श चरित्र और कथा नायक की सृष्टि की जाती, रचना की जाती है, और जीवनी कथा साहित्य नहीं है। इसलिए जब तक प्रामाणिक ना हो तो लोग उसे प्रेरणादायक, प्रेरणास्पद नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेखक की विश्वसनीयता से भी जुड़ी होती है बात, कौन लेखक है, कौन लिख रहा है ना। तो लेखक को चाहिए कि वह जीवनी को नायक के पत्र, डायरी, उन पर लिखे गए दूसरों के संस्मरण, निजी संबंधों की यादें, उस व्यक्ति से लिए गए भेंट वार्तालाप आदि का उपयोग करे। मान लीजिए अमिताभ बच्चन के बारे में जीवनी लिखनी है, अब मैं लिख रही हूँ, तो मुझे उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे राय लेनी पड़ेगी, उनसे उनके जीवन के बारे में पूछना पड़ेगा। वो जो जो चीजें मुझे बताएंगे तब जाके कहीं मुझे उस चीजों को लिखना होगा। तो ये एक, लेकिन प्रामाणिक यानी सच चीजें, झूठ में नहीं। अगर हमने काल्पनिक चीजें लिख दी तो कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रामाणिकता वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संवेदना का स्वर, जीवनी में नायक या नायिका के प्रति लेखक में आदर, श्रद्धा और गर्व का भाव होना चाहिए, क्योंकि जिससे वह आदर्श चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को उजागर कर सके। तो लेखक का काम इतना ही नहीं होता है कि वह सिर्फ जीवनी लिख दिया, घटनाओं को प्रस्तुत कर दिया, बल्कि वह आदर्श चरित्र की विशेषताओं को भी ढूंढता है, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को ये लगे
अब जब जीवनी लिखी जाती है तो लोकप्रियता मिलती है। लोग जनरल देखिए, तेंदुलकर की जीवनी आई, बच्चन की जीवनी आई, जिनकी भी जीवनी आती है लोग खरीद खरीद के बुक उनको पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जीवन लोकप्रिय था, वो फेमस थे, है ना। तो यहाँ पे संवेदना का स्वर भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और जो मेन काम होता है वो होता है किसका? राइटर का होता है। वर्णन की तटस्थता, चाहे लेखक आदर्श चरित्र के कितने ही निकट क्यों ना हो, कितने ही श्रद्धालु क्यों ना हो, उनका चित्रण तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। यानी उन्हें अपनी तरफ से कुछ छिपाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। उनकी जीवन में जो घटना घटी है वो बताना चाहिए, और उनको अपनी ओर से संदेश देना, निष्कर्ष निकालना नहीं चाहिए। मतलब जीवनी में संदेश निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। जो आपके साथ जीवन में घटित हुआ है वो आप लेखक को, राइटर को बता दीजिए, और वही लेखक और राइटर लिखेगा। वही वर्णन की तटस्थता होती है, एक और खड़े रहना। भाषा और शैली, तो वर्णन की तटस्थता के बावजूद चित्रण सपाट ना हो, ना ही वर्णन उबाऊ हो, यानी पढ़ने में पाठक का मन लगा रहे, रुचिकर हो। तो जीवन चित्रण और आकर्षक शैली में लिखा गया हो। तो भाषा और शैली भी अच्छी होनी चाहिए जीवनी में। तो ये जीवनी की विशेषताएं हैं या गुण हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जीवनी और रेखा चित्र में क्या अंतर है ये भी ऑलरेडी बता ही चुके हैं, अभी ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, जीवनी लेखक रामविलास शर्मा की है। तो मुझे इसमें इतना काफी लगता है। इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा प्रतिपाद्य और भाषा शैली। ठीक है, जीवनी जो है इनकी, इनमें प्रतिपाद्य और भाषा शैली देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इतने सारे अब लेसन हो गए ना कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक यूनिट अगर नहीं पढ़ा दूंगी तो कुछ कम नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है कि यदि आप इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत है। इसमें 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक में यदि आप 1 ब्लॉक भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो पासिंग मार्क्स आप 100% पा जाएंगे। और अच्छे नंबर लेके आना चाहते तो फिर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। इनमें कुछ बोध प्रश्न भी दिए हुए हैं तो इनको बोध प्रश्न में भी ले लूंगी, ठीक है। हालांकि बोध प्रश्न आते नहीं है, बीएसडीसी में हमने देखा तो बोध प्रश्न आया नहीं था। तो निराला की साहित्य साधना का विश्लेषण यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि विश्लेषण में 2 चीजें होती हैं, प्रतिपाद्य होती है और भाषा शैली होती है। तो यदि आता है विश्लेषण लिखने के लिए तो आपको प्रतिपाद्य लिखना होगा और भाषा शैली लिखनी होगी। प्रतिपाद्य का मतलब ही होता है किस उद्देश्य से कहानी लिखी गई है, तो उद्देश्य क्या था। तो देखिए, रामविलास शर्मा ने महाकवि निराला का संपूर्ण जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। किसमें? निराला की साहित्य साधना में। और निराला के पुरखों की देहरी वाले क्षेत्र अवध में गढ़ा कोला को पहली बार देखकर सज्जन कुमार की मनोदशा का वर्णन लेखक ने विस्तार पूर्वक किया है, ठीक है। ओके, बंगाल की तरह यहाँ भी अपने आमों के बाग थे, लेकिन वैसी सघन हरियाली नहीं थी महिषा दल के राज दरबार में। और उस समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव उसने देखा और अनुभव किया था वह यहाँ और दृढ़ होता है। उसका अपना घर यहाँ भी वैसा ही टूटा फूटा और कच्चा था, जबकि जमींदार भगवान दिन दुबे का मकान पक्का और बड़ा था। महिषा दल में राजा के महल की तुलना में वह बिल्कुल टुच्चा था। और इसी प्रकार सज्जन कुमार इस बात को नहीं समझ पाता कि जमींदार दुबे की मुसलमान पतुरिया पत्नी के उसे अच्छी लगने पर भी उसके पास क्यों नहीं जाना चाहिए और उसकी छुई हुई चीजें क्यों नहीं खाना चाहिए। सज्जन कुमार ने यह भी देखा कि पतुरिया मुसलमान है और उसके यानी कि उसकी जो वाइफ थी और उसके लड़के अपने को पंडित समझने के कारण मां होने पर भी उसे भोजन दूर से देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाति बात को भी थोड़ा सा देखा गया है। महिषा दल में एक साधारण जमादार पिता के पुत्र होने का हीनता बोध सज्जन कुमार को परेशान करता है। वह छोटे मगर समृद्ध राज्य में राम सहाय तिवारी की हैसियत सिर्फ एक वफादार सिपाही की थी जो मालिक का नमक खाकर उसका हक अदा करने में विश्वास करता था। लेकिन पिता की कदकाठी और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर उसे स्वाभाविक रूप से गर्व होता है। तो बंगाल के गवर्नर सर फ्रांसिस ड्यूक जब महिषा दल आए तो दरबार का एक सामूहिक चित्र उनके साथ खींचा और उस चित्र में राम सहाय तिवारी भी है और पीछे एक चपरासी शेष सिपाही हाथ में तलवार खींचे खड़े हुए हैं। और इस लाइन में गवर्नर की बाईं ओर एकदम सीधे सिर पर राम सहाय तिवारी खड़े हुए हैं। लाइन में खड़े हुए लोगों में सबसे लंबे थे। सिर पर कामदार गोली टोपी लगे में सोने का कंठा, भव्य दाढ़ी, मूछ, लंबी नाक, बड़ी आंखें और बिरजिस पर फौजी कोट, आंखों में थकन, हाथ में नंगी तलवार, बड़े हुए पेट को पेटी से कसे हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक कहानी है, इस तरह से प्रतिपाद्य था जो छोटे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है।
सृजन कुमार की साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिरुचियों का विकास भी हुआ। महल के पास ही नाट्यशाला थी जहां राजा सती प्रसाद तब तक नाटक करते थे। वहीं सृजन कुमार ने बंगला नाटक तरुबाला में एक हिंदुस्तानी का पाठ किया था और बाद में आए स्टार थिएटर के रंगमंच और उनके अभिनेताओं की चमक दमक ने उसे कहीं गहरे से अभिभूत कर दिया था। तो ये क्या हो गया, प्रतिपाद्य हो गया। फिर इसी तरह में आपको क्या लिखना पड़ेगा, भाषा शैली। तो किसी भी रचना के निर्माण में भाषा का एक अनिवार्य महत्वपूर्ण घटक होता है और लेखक के प्रतिपाद्य का संप्रेषण भाषा के माध्यम से ही होता है और भाषा ही रचना के प्रभाव को क्या करती है, बढ़ाती या घटाती है। तो बड़े आकार और फलक वाली रचना में जैसे निराला की यह जीवनी अपने मूल रूप में भाषा का एक महत्वपूर्ण कार उसकी पठनीयता को बनाए रखना भी होता है। तो इनकी जो भाषा थी किसकी, रामविलास शर्मा की, सरल और प्रवाहपूर्ण भाषा थी। बैसवाड़ी की छौक, मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ जीवनी से घटित प्रसंगों का वर्णन था। ठीक है, प्रसंगों का वर्णन था। तो भाषा कैसी थी, सरल, प्रभावपूर्ण थी। मुहावरे और लोकोक्तियों का भी इसमें वर्णन किया गया था। ठीक है, ओके। और रीति रिवाजों के प्रति आग्रह थे, जैसे रीति रिवाजें जो गांव में होती हैं उनको भी उसमें उन्हें उसी भाषा में उनको लिखा था। और पड़ोस की स्त्रियों का खिलौना हो जाता है तो वे बैसवाड़ी शब्दों से अपने उजागर प्रकट करती हैं। महतारी, बेटवा आदि शब्द इसके लिए उदाहरण है। पतुरिया, है ना। तो इस तरह के शब्द उन्होंने यूज किए थे गाँव के हिसाब से। तो रामविलास शर्मा अपनी भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भरपूर प्रयोग करते हैं क्योंकि वे इसे अच्छी तरह से जानते हैं। भाषा जनता की खाती है और इस जनता द्वारा बोले गए शब्द और मुहावरे शरीर में स्वस्थ शुद्ध रक्त की तरह भाषा को निखारते हैं। इस जीवनी में प्रयुक्त कुछ मुहावरों को उदाहरण देकर उन्होंने मतलब उदाहरण दिया भी था। हाथ छोड़ बैठना, ठीक है, पानी बंद करना, कनफुट आना, मसे भीगना, बगले निकालना, दो दांत की लकड़ी आदि ऐसे कुछ उदाहरण उन्होंने इसमें दिए हुए थे। ठीक है ना। हाथ छोड़ बैठना यानी क्रोधावेश में आकर बैठना, पानी बंद करना यानी समाज और बिरादरी से बाहर कर देना, कंठ फूटना यानी मसे भीगना और बगले निकलना। ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ उन्होंने किसके यूज किए थे, मुहावरे और लोकोक्तियों का भी यूज किया था। ठीक है, ओके। तो ये भाषा शैली हो गई। तो इसमें इतना ही काफी है। अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं तो इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें जीवनी की विशेषताएं देख लीजिए, जीवनी की संरचना और विशेषताएं देख लीजिए और साथ ही साथ में साहित्य साधना का विश्लेषण, ठीक है, प्रतिपाद और भाषा शैली देख लीजिए। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जीवनी के साथ जो अन्य गद्य विधाएं हैं, उपन्यास, नाटक, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, तो हम बहुत बहुत बार पढ़ते आए हैं। अगर आप इसे टॉपिक में नहीं लिख पाते हैं ना, मान लीजिए कि संस्मरण और जीवनी में अंतर पूछ लेता है, जीवनी और रेखा चित्र में अंतर पूछ लेते हैं, यदि आप टॉपिक में नहीं लिख पाते अलग अलग, तो फिर आप एक पैराग्राफ में जीवनी लिख के एक पैराग्राफ लिख दीजिए जितना आता है और फिर उसके नीचे संस्मरण या रेखा चित्र लिख के फिर उसको आप लिख दीजिए, तो अंतर ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। ओके, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप से जुड़ जाइए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। अब लास्ट यूनिट रह गई है महादेवी वर्मा का संस्मरण, वो भी ले लेते हैं और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आपको बता देते हैं। तो ये यूनिट हमारी हो जाएगी फिनिश, ये कोर्स हो जाएगा हमारा फिनिश, क्योंकि उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। देन इसके बाद हम चलते हैं BSDLA 136 की ओर, क्योंकि 16 मार्च को इसका पेपर है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।